चलिए भाई, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हम फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। मगर विद्युत को पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए आप लोगों को एक चीज की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, एटम, परमाणु। क्योंकि जो विद्युत होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि विद्युत को चलाते हैं। तो उससे पहले कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन से कैसे एनर्जी चलती है, यानी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वो आप लोगों को हम समझाएंगे। और सबसे पहले हम एक बात करेंगे, एटम, मतलब जो मेन चैप्टर है एटम, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक कंबाइंड चैप्टर होता है, यानी कि आप लोग किसी में भी पढ़ सकते हैं, तो हम उसको यहीं पर को पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत। तो एटम, परमाणु भाई, सबसे पहली बात, परमाणु क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। एटम, बस आप मान लीजिए कि कोई भी एक चीज होती है एटम, कोई भी एक चीज है एटम। अब अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम में कई सारी चीजें होती हैं। या मैं सबसे पहले एक बात करूंगा, एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है आउटर सेल। ध्यान से सुनना, एक होता है एटम के अंदर, इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, एक होता है एटम के अंदर केंद्रक, एक होता है न्यूक्लियस। जैसे हमने एक जगह और पढ़ा हुआ था, सेल के अंदर भी पढ़ा हुआ था, मगर वो बहुत सारी चीजें अलग है। न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ये एक एटम की बात कर रहे हैं। एक होता है आउटर सेल, बाह्य सेल, ये होता है आउटर सेल एटम का। अगर आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे, जो एक एटम होता है, एटम का जो केंद्रक होता है, आई रिपीट, जो एटम का केंद्रक होता है, इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आई रिपीट, जो केंद्रक होता है इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आई रिपीट भाई, इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह आउटर सेल में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही तैयार हुआ आपका। आपसे पूछेंगे एक केंद्र, एक एटम यानी कि एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, आप बोलेंगे केंद्रक में पाए जाते हैं। और आपसे बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलेंगे बाह्य सेल, आउटर सेल में पाया जाता है, बाह्य सेल में पाया जाता है। अगला एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आया हुआ है, आपसे बोला गया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप बोलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। आई रिपीट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछता है ये इलेक्ट्रॉन। अब एक बात याद रखना, अभी मैं पहले इसके बेसिक्स के बारे में बताता हूं। अगर आपसे पूछेगा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है। आई रिपीट, आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, तो आप बोलेंगे 10 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। क्लियर हो गया। और रिपीट भाई, चार्ज जो आवेश होता है, चार्ज की जो इकाई होती है, आवेश जो होता है, चार्ज आवेश की जो इकाई होती है, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ जाती है। आपसे बोला जाएगा बताइए आवेश की इकाई क्या होती है, आप बोलेंगे कूलम्ब। और याद रखेंगे जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में, चलिए हमको थोड़ा सा घिसमिच हो रही है, इसको मिटा देते हैं, ठीक हो गया ना। परमाणु हम लोग पढ़ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है वह होता है माइनस, आई रिपीट, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। क्लियर हो गया भाई। वो होता है आप लोगों का -10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ये आवेश का क्या होता है भाई, चार्ज होता है। किसमें चार्ज होता है, ये आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉन में। क्लियर हो गया। और ये माइनस में होता है, इसको याद रखेंगे, आपकी परीक्षा में आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है और कितना होता है, आप बोलेंगे -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। और याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा मास, दो अलग अलग चीजें होती है, एक होता है चार्ज और एक होता है मास। अगर आपसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, आई रिपीट, अगर आपसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, ये तो चार्ज हो गया, और अगर मास पूछेगा, द्रव्यमान पूछेगा, आई रिपीट भाई, अगर आपसे द्रव्यमान पूछेगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। क्लियर हो गया ना। अच्छा एक बात बताइए, मैंने यहाँ पर को चार्ज में तो यूनिट में कूलम्ब लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर को मास लिख रहा हूँ, द्रव्यमान लिख रहा हूँ, तो आपको पता है द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो कितनी होती है, वो किसमें होती है, केजी में होती है। क्लियर हो गया ना। द्रव्यमान जो लिखा जाएगा वह केजी में लिखा जाएगा, मगर ये चार्ज आवेश की जो इकाई होती है वो कूलम्ब होती है। क्लियर हो गया। और कई जगहों में इसको आप लोग जब भी देखेंगे इसको -e भी लिखे रहते हैं। -e मतलब वही, यानी कि इलेक्ट्रॉन में एक में चार्ज। बस अभी बेसिक्स कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जहां से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा, आई रिपीट भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, आई रिपीट, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, इसमें चार्ज कितना होता है, तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है वह न्यूट्रल, जीरो होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। ध्यान से सुनना,
जो न्यूट्रॉन होता है इट इज न्यूट्रल, आई रिपीट भाई ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसमें जो चार्ज होता है वह बराबर जीरो होता है। मगर हाँ अगर आपसे प्रोटॉन के अंतर्गत चार्ज पूछेगा तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें आवेश लिखूंगा तो मैं इसको एक चीज लिखूंगा, मैं इसको प्लस ई लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है उतना ही होता है, मगर ये किसमें होता है भाई माइनस प्लस में होता है, किसमें होता है माइनस में। सी मतलब कूलम्ब, सी मतलब क्या होता है कूलम्ब होता है। ये तीनों चीजों के चार्ज की बात हो गई। अच्छा पहले वाले का इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अगर न्यूक्लियस सॉरी न्यूट्रॉन का अगर आपसे क्या पूछा जाएगा मास पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 1.67 इंटू आई रिपीट 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 kg। क्लियर हो गया, इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ये क्या होता है भाई न्यूट्रॉन का क्या होता है भाई बताइए मास होता है। और अगर आपसे ऐसे मास ऑफ प्रोटॉन पूछा जाएगा तो इन दोनों के मासों में ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों लगभग सेम होते हैं। ठीक हो गया ना। देखो अगर आप इसको पूरा लिखेंगे तो ये 1.675 अच्छा एक मिनट मैंने गलत बता दिया ना, ठीक है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है तो चार्ज है 1.675। अगर आप इसको पूरा लिखेंगे 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और अगर आप यहाँ पर को इलेक्ट्रॉन का अगर आप लोग सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ मैं फिर से प्रोटॉन का अगर आप लोग मास बोलेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल यही होता है, मगर इसमें 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, बस 0.02 का फर्क होता है। ठीक हो गया ना। मगर अब यहाँ पर से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है इनसे, बट हाँ ये क्वेश्चन आता है भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, आप बोलेंगे केंद्रक में होते हैं, यानी कि कहाँ होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, जो चार्ज होता है या आउटर सेल में होता है। मगर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा बताइए निम्न में से मास यानी कि जो द्रव्यमान होता है वह सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा द्रव्यमान जो होता है आई रिपीट जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है यहाँ पर को -31 है, यहाँ पर को -27 है, यहाँ भी -27 है, ये तो वैसे लास्ट में आ गया क्योंकि पावर क्या है माइनस में। ध्यान से सुनना, तो मास सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, फिर मास होता है प्रोटॉन का, सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी यानी कि आई रिपीट सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, सबसे हल्का आई रिपीट सबसे हल्का जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। पहले बताइए समझ में आया, ये एक एटम यानी कि एक परमाणु की संरचना है, कहां पर को प्रोटॉन, कहां पर को न्यूट्रॉन, कहां पर को इलेक्ट्रॉन। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? इतने में समझ में आ गया? अब सुनना ध्यान से, क्लियर हो गया। अब से एक प्रश्न पूछा जाएगा, अब ध्यान से सुनना। अब क्या होता है मैं आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में ले चल रहा हूं। अब क्या होता है अगर बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, आई रिपीट बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये अपनी बाह्य सेल को छोड़कर क्या करना स्टार्ट कर देता है, ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपनी सेल को छोड़कर क्या करना स्टार्ट कर देता है, गति करना स्टार्ट कर देता है। और इसी वजह से याद रखेंगे जिसमें जैसे आप लोगों को एक बात पता है कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक और कुचालक, चालक वह होते हैं जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, कुचालक वह होते हैं जिसमें इन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही तो एनर्जी क्या मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं भाई कंडक्ट करते हैं, यानी कि विद्युत को क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक हो गया भाई। अच्छा अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर से देखो भाई, जो ये आपस में ये सब जुड़े हुए हैं, या मैं ऐसा बोलूंगा इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा होता है एक फोर्स के कारण जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। आई रिपीट न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल। क्लियर हो गया। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियर फोर्स से बनने वाला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आपस में जुड़े रहते हैं, नाभिकीय बल। अगर आपसे सिंपल एक चीज पूछी गई, आपसे बोलेंगे बताइए निम्न में से कौन सा बल सबसे प्रबल है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये आपकी परीक्षा में आता है। आई रिपीट तो मैं यहीं पर को बता दे रहा हूं सिंपल, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। यह सबसे खतरनाक यानी कि सबसे प्रबल क्या होता है, बल होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ये किसी भी दो बॉडीज के लगने वाला, किसी की भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला सबसे प्रबल बल जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वह न्यूक्लियर फोर्स होता है। आई रिपीट वह न्यूक्लियर फोर्स होता है। अगला आपसे एक और चीज पूछेंगे, आपसे पूछेंगे बताइए जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो एक केंद्रक होता है, याद रखना इसका साइज को किसमें नापते हैं, न्यूक्लियर साइज की जो यूनिट होती है, इसका जो साइज होता है इसको नापते हैं फर्मी मीटर में, एफएम में। क्लियर हो गया ना। फर्मी मीटर भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक साथ बता दे रहा हूं। फर्मी मीटर
और याद रखना एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो फर्मी मीटर में नापते हैं केंद्रक का साइज। आई रिपीट, केंद्रक का जो साइज नापा जाता है वो फर्मी मीटर। आपसे अगर सिंपल पूछा जाएगा कि एक फर्मी मीटर बराबर कितने मीटर, तो आप बोलेंगे 10 टू द पावर -15 मीटर। यहाँ पर से आप समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वह कितना छोटा होता है। अगला, सब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से क्वेश्चन बन रहे हैं। बस आपको एक चीज याद करनी है, एटम होता है, मैं एक और बार रिवाइज करा दे रहा हूं। एटम होता है, एटम के बीच में केंद्र में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? आई रिपीट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाह्य सेल में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट, जो बाह्य सेल होती है उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और अंदर पे को होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाएगा केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखना बाह्य सेल में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और अगर आपसे बोलेगा कि ये दोनों आपस में किस फोर्स से जुड़े हैं, आर्मी जीडी में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आप बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। आई रिपीट, न्यूक्लियर फोर्स जो सबसे प्रबल बल होता है। डायरेक्ट पूछेगा निम्न में से कौन सा बल सबसे प्रबल होता है, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। अगला, जो एटम का न्यूक्लियस होता है, एटम का केंद्रक होता है, आपसे पूछेंगे इसको किसमें नापा जाता है, आप बोलेंगे फर्मी मीटर, एफएम में नापा जाता है। एक एफएम बराबर 10 की घात 15, जैसे हमने पढ़ा हुआ था। आई रिपीट, जैसे हमने पढ़ा हुआ था, जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, और मैंने आपको बताया था एंगस्ट्रॉम के बारे में। क्लियर हो गया भाई? अब आपके पेपर में एक और चीज यहां पर से बनता है और आपसे पूछता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। पहले आप लोग बताइए, इतना समझ में आया? कोई डाउट्स हैं? तो देखो भाई, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, आई रिपीट, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वो एटम था। अच्छा, इसमें हम लोग जो जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं, मैं एक बार उनको भी करा रहा हूं, देखिएगा भाई। सबसे पहला, अगर आपसे एटम के बारे में प्रश्न पूछेगा, परमाणु की खोज, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए डाल्टन साहब ने की थी। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा एटॉमिक थ्योरी, आप लोगों ने अगर 11-12 में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई रिपीट, आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो डाल्टन साहब थे उन्होंने एटम की खोज करी थी। एक ये क्वेश्चन छूटा था हमसे। अगला, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस का जो साइज नापते हैं वो फर्मी मीटर में नापते हैं। मान लो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, न्यूक्लियस का साइज नहीं, अगर मान लो आपसे पूछा गया पूरे एटम का साइज, आई रिपीट, अगर आपसे पूछा जाएगा पूरे परमाणु का आकार, अगर आपसे पूछा जाएगा परमाणु का साइज, तो आप बोलेंगे इसे नापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। आई रिपीट, इसे नापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर हो गया ना? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर, और एक फर्मी मीटर बराबर 10 टू द पावर -15 मीटर। ये आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो अब हमने इसमें देखा कि एटम क्या होता है। क्लियर हो गया ना? एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की स्थिति कहां पर को होती है, एटम की खोज किसने करी, मास किसका ज्यादा होता है, चार्ज किसका ज्यादा होता है, मास किसमें कम होता है, चार्ज किसमें कम होता है। अब हम जो बात करेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम बात करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे भाई। अब हम जो बात करने वाले हैं वो डिस्कवरी, इसकी खोज के बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक हो गया? चलिए देखिएगा, अब हम बात करेंगे इनकी खोज के बारे में, और आप सभी लोग एक ट्रिक से वाकिफ हैं। क्लियर हो गया? डिस्कवरी, आप सभी लोगों को पता है कि किस चीज की खोज किसने करी थी। आप लोगों ने ट्रिक्स पढ़ी हुई हैं पहले। डिस्कवरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिस्कवरी पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों ने बचपन में एक ट्रिक पढ़ी हुई है, ईंट पर नाच। मैं उसी ट्रिक को आगे बढ़ाऊंगा मगर थोड़ा सा अलग तरीके से। ध्यान से सुनेंगे भाई, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप लोग ऐसे करके करेंगे, ईट। क्लियर हो गया ना? आई रिपीट भाई, ईट। अगला हो जाएगा आप लोगों का पर। क्लियर हो गया ना? आई रिपीट भाई, इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में कर दे रहा हूं, ईट पर। नाच को हम लोगों ने NC लिखना है, नाच। क्लियर हो गया? ईट पर नाच। सबसे पहली बात जो हम करने वाले हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। चलिए पहले से लिख लेते हैं। पी से हो जाएगा भाई दूसरा प्रोटॉन, और चलो ऊपर को लिख लेता हूं मैं यहीं पर को। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, पी से हो जाएगा प्रोटॉन, और N से हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रॉन। आई रिपीट भाई, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम देखेंगे कि इसकी खोज कब कब और किसने करी। कब का आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर टी से आप लोगों ने याद रखना है थॉमसन। आई रिपीट भाई, टी से आप लोगों ने याद रखना है थॉमसन साहब, बस इसके आगे से जोड़ देना है JJ थॉमसन। आई रिपीट, इसके आगे से आप लोगों ने जोड़ देना है JJ। अब ध्यान से सुनना भाई, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही बात बता रहा हूं। देखो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है इसमें 2 ई हैं, दो नाम है आगे को।
अगर आपसे कभी पूछा गया तो आप लोग पहला जो टिक लगाएंगे वो लगाएंगे ई गोल्डस्टीन को, क्योंकि ये गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिनको ऐसा माना जाता है कि पहले जिन्होंने प्रोटॉन की खोज करी, मगर कई किताबें या कई सोर्सेज रदरफोर्ड को भी मानते हैं, तो जो ऑप्शन होगा आप लोगों ने उसके साथ जाना है। आई रिपीट, कई साइंटिस्ट या कई किताबें रदरफोर्ड साहब को भी मानती हैं। और याद रखेंगे न्यूट्रॉन तो आप सभी लोग जानते हैं, चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आता है, बस आप लोगों ने एक बार इस चीज को समझना है। ईंट पर नाच मैंने कैसे बताया था, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, आई रिपीट भाई, ई मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला इलेक्ट्रॉन की जो खोज की जे थॉमसन, पी मतलब हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन में पहला ऑप्शन ई गोल्डस्टीन, दूसरा ऑप्शन रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन नहीं हुआ तो रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक साहब ने। अच्छा, ये तीनों खोजें तो हो गई, मगर इसके बाद आपको एक और चीज पूछा जाएगा, ध्यान से समझेंगे। यहां पर से 3 खोजें हमने करी, पहला हमने ईंट करा, पी प्रोटॉन, नाथ न्यूट्रॉन और चैडविक। मान लो अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, आपको मैंने एटम की खोज बता दी है पहले ही आपको मैंने एटम की खोज बता दी है, डाल्टन साहब ने करी थी। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियस, अभी अभी आपने न्यूक्लियस देखा था, आपने केंद्रक देखा था, कैसे एटम में केंद्रक होता है। अगर केंद्रक की खोज पूछेगा तो रदरफोर्ड, और आपको पता है भाई रदरफोर्ड साहब ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज भी की थी। ये भी कहां पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो अगर खोजें पूछेगा तो ये खोजें 5 खोज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दूसरा एटम और तीसरा न्यूक्लियस। क्लियर हो गया ना, ये पांचों की पांचों चीजें एक ही चीज से रिलेटेड है। अगर पूछेगा तो आप ये सभी के सभी क्या करेंगे, आंसर देंगे। अब मैं चलता हूं आगे, जिस चीज के लिए मैंने आपको ये मेनली एटम पढ़ाया है, थोड़ा सा डिटेल में हो गया है। हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये एटम पढ़ाया हुआ है, ठीक हो गया ना। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक हो गया दोस्त। चलिए, आप लोगों ने इसको लिख भी लिया होगा। अब मैं उस साइड से स्टार्ट करूंगा। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं। देखो भाई, मैंने अभी अभी आप लोगों को एक एटम का स्ट्रक्चर बताया। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर में आउटर शेल होती है। आपको पता है भाई, बाहर में आउटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई रिपीट, बाहर पे वो इलेक्ट्रॉन होता है। केंद्रक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, केंद्रक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ये इन सभी चीजों की खोज थी। चलो एक और बार रिवाइज करते हैं। ईट, उधर मत देखना, ईट, ईट PER, देखिए चलिए एक बार मैं ये लिख देता हूं, ETPER पर नाच में NC है। E मतलब हो गया भाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन साहब ने। P मतलब हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज करी ई गोल्डस्टीन बोलिएगा या रदरफोर्ड बोलिएगा। इसके बाद जाता है आप लोगों का N यानी कि न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज जो करी थी और चैडविक साहब ने करी थी। आई रिपीट, चैडविक साहब ने करी थी। अगला, अगर आपसे पूछेगा ये खाली केंद्रक न्यूक्लियस की खोज तो आप रदरफोर्ड पर टिक लगाएंगे, और पूरे एटम की खोज पूछेगा तो पूरे एटम में जॉन डाल्टन, आई रिपीट जॉन डाल्टन, डाल्टन ने करी थी। चलिए भाई, ये आप लोग समझ गए हैं। अब होता क्या है, जिस चीज के लिए हमें पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए, वहां पर को इसका प्रयोग कैसे होगा आपको ये समझना है। देखो भाई, होता क्या है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ये आपका हो गया आउटर सेल। आउटर सेल में आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉन है। अगर बाहर से कोई इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, आई रिपीट, अगर बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को किसी ने एनर्जी दी, अगर किसी ने बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, तो यह इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को छोड़कर, आई रिपीट, अपनी सेल को छोड़कर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और जिस काम के लिए एनर्जी दी है उस काम को करने के लिए, यानी उस काम को करने के लिए प्रेरित होता है। बस आप लोग ऐसे समझिए, ये जो बाह्य सेल के इलेक्ट्रॉन है, क्लियर हो गया। आई रिपीट, जैसे ही इनको ऊर्जा मिलती है, जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है, तो ये क्या हो जाने लगते हैं, ये भागने लग जाते हैं। क्लियर हो गया ना। आई रिपीट, ये क्या करने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। और वही जो भागना होता है, वही उसी को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट भाग रहा है। मगर जब इलेक्ट्रॉन भागता है, इलेक्ट्रिक करंट तो भागता है, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर को फ्लो होगी। कभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, विद्युत फ्लो होता है, वह जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, विद्युत फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। चलिए, ये आप लोग समझ गए हैं। आपको ये भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को छोड़कर भागेगा, बाहर निकलेगा, और क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कराएगा, फ्लो कराएगा। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत को क्या कराएगा, फ्लो कराएगा। और याद रखेंगे, यहीं पर से अगर मैं बोलूंगा, आपको पता है जो चीज विद्युत को ले जाते हैं, आई रिपीट, जो विद्युत को ले जाते हैं उन्हें बोला जाता है कंडक्टर। आई रिपीट, जिनसे विद्युत फ्लो हो सकती है उन्हें बोला जाता है कंडक्टर। आई
आई रिपीट, उन्हें बोला जाता है कंडक्टर, उन्हें बोला जाता है चालक। जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है उन्हें बोला जाता है इंसुलेटर। आई रिपीट, उन्हें बोला जाता है कुचालक। और तीसरी प्रवृत्ति भी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर की स्थिति आपको पता है जहां से कुछ हिस्से में क्या हो सकती है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। क्लियर हो गया ना? अच्छा एक बात बताइए, फिर अगर कोई भी चीज मैं बोलूंगा, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, आपको पता है ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है। क्यों बोल रहा हूं मैं इसको इंसुलेटर? मैं इसको इंसुलेटर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिजली पास नहीं कर रहा है। हमने एक तार यहां लगाई, एक तार यहां लगाई, बिजली पास नहीं हुई। बिजली पास क्यों नहीं हुई? क्यों इसे इंसुलेटर कहा? सुनो, इसे इंसुलेटर इसलिए कहा क्योंकि जो एक एटम मैंने बनाया था, एक एटम में जो मैंने बाह्य सेल बनाई थी, इसमें जो मैंने इलेक्ट्रॉन रखा था, अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये फ्री हो जाएगा। और याद रखना भाई, इंसुलेटर वह होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आई रिपीट, इंसुलेटर कुचालक वह होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल 0 होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और याद रखेंगे, कंडक्टर वह होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अच्छी मात्रा में होती है। तो याद रखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वह कुचालक। अब बताइए, कोई डाउट्स हैं किसी को? मैंने आप लोगों को एटम इसीलिए बताया ताकि आप चालक और कुचालक को समझ पाएं और याद रखेंगे। हाँ, और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, इसमें बहुत ही कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए कभी कभी पास होती है, नहीं भी हो सकती है। क्लियर हो गया ना? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम होती है। क्लियर हो गया ना? इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसमें होती नहीं है। समझ में आ गया ना? अब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो क्या बह पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बह पाएगी, विद्युत बह पाएगी। और याद रखेंगे, जिसमें नहीं होंगे तो नहीं बहेगी, और इसमें तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, तो कोई ज्यादा मतलब बनता नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। ये भी समझ में आ गया, डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों चीज की डिस्कवरी समझ में आ गई। ये समझ में आ गया कि चालक, कुचालक और सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया ना? अर्धचालक जिसे हम कहते हैं, ठीक हो गया ना? सेमीकंडक्टर को आप लोग अर्धचालक कहेंगे, ठीक हो गया? आई रिपीट, सेमीकंडक्टर को कहा जाता है अर्धचालक, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम होती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहां पर से अगर आपसे पूछेगा कंडक्टर क्या होते हैं, आपको डेफिनेशन पता चल गई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता चली। मगर कंडक्टर से बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं जो डायरेक्ट डिस्कस करने वाला हूं। कंडक्टर के प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर? ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे नहीं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर? सबसे अच्छा चालक, तो आप लोग बोलेंगे चांदी। आई रिपीट, सबसे अच्छा चालक अगर आपसे पूछा जाएगा, सबसे अच्छा चालक, तो आप बोलेंगे सिल्वर। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं। चालक, सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। इसका मतलब आप लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जो चांदी होता है, चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और याद रखेंगे चांदी के बाद, क्योंकि आपके पेपर में, क्योंकि हम जो घर में यूज करते हैं, क्लियर हो गया ना, वह चांदी के तार यूज नहीं करते हैं, हम लोग किसके तारों को यूज करते हैं, कॉपर, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से बहती है। चांदी महंगा है। तो याद रखेंगे सबसे अच्छा चालक चांदी और तांबा। आई रिपीट, चांदी और तांबा। अच्छा, अगर आपसे एक बहुत ही बेहतरीन चीज बोलेगा, ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक हो गया? यहाँ पर से जो कंडक्टर होते हैं उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? आपसे एक बढ़िया प्रश्न पूछता है, बेस्ट कंडक्टर यानी कि सबसे अच्छा चालक, ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट मेलिएबल मेटल, अगर आपसे बोलेगा सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु, या आपसे बोलेगा सबसे ज्यादा पिटवा धातु, जिसे हम लोग कई पीट सकते हैं, यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। मोस्ट मेलिएबल जो होता है गोल्ड होता है, आपको पता है, उसको हम कई पीटते हैं, उससे हमारे क्या बनता है, कई ज्वेलरीज बनती हैं, इसीलिए क्योंकि वो मोस्ट मेलिएबल होता है, उसको कितना भी पीट दो उसमें कोई असर नहीं आता है। अच्छा, एक और आपसे पूछेगा, मोस्ट डक्टाइल, मेलिएबल और डक्टाइल एक ही बात है, दोनों के दोनों, मोस्ट मेलिएबल और डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है भाई तन्य धातु, यानी कि किसको आप कितना खींच सकते हो, तन्य धातु खींच सकते हो। मेलिएबल मतलब होता है पिटवा धातु, कई ज्यादा, आपको पता है लोहा, सुनार जो होता है कई मारते रहता है, सोने पर कुछ नहीं होता है। आपको पता है सोने को पिघलाकर हम कई लंबा, एक छोटे से सोने के टुकड़े से हम कई लंबी क्या बना सकते हैं, एक तार बना सकते हैं। तो याद रखेंगे मेलिएबल और डक्टाइल में क्या होता है, गोल्ड होता है। मेरे को दिमाग में तो मैं सारी चीजें यहीं पर को बता दे रहा हूँ, कौन सा होता है भाई, गोल्ड होता है, यानी कि क्या होता है, सोना होता है। क्लियर हो गया भाई? चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई डाउट्स हैं आप लोगों को तो बताइए। अच्छा, इंसुलेटर में आपको पता है, ठीक हो गया? आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, आपके पेपर में आया हुआ है, प्योर वाटर यानी कि जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे इंसुलेटर होता है।
जो शुद्ध जल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है भाई, आया हुआ है पेपर में, तभी बता रहा हूं। प्योर वाटर, आपसे बोलेगा शुद्ध जल, आई रिपीट, आपसे बोलेगा शुद्ध जल क्या होता है, आप लोगों ने डायरेक्ट टिक लगाना है। जो शुद्ध जल होता है वह इंसुलेटर होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। जो पेपर में आया हुआ है उसको हम डायरेक्ट बताएंगे, ठीक हो गया ना। और याद रखेंगे सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, और दो ऑप्शन सिलिकॉन या जर्मेनियम में से आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, आपको टिक लगाना है। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं, आई रिपीट, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं, एक है जर्मेनियम और दूसरा कौन सा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम, आई रिपीट, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। कोई डाउट है इतने में? ये आता है ऑप्शन में प्योर वाटर इंसुलेटर, ये भी आया हुआ है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये क्या होता है आप लोगों के अर्धचालक होते हैं। चालक आप लोगों को पता है। अच्छा एक बात बताओ, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी क्या है, चालक है, पता है ना। ह्यूमन बॉडी क्या होता है, चालक होता है। कभी पकड़ना एक तार एक साइड से और लगाना बिजली के स्विच में, समझ में आ गया, पता चल जाएगा कि ह्यूमन बॉडी चालक होता है या कुछ चालक होता है। और अच्छा एक बात, आपको प्योर जल तो यहाँ लिख दिया, अगर आपसे सिंपल पूछेगा वाटर, अगर आपसे सिंपल पूछेगा नॉर्मल वाटर, चलिए सामान्य जल, नॉर्मल वाटर भी क्या होता है बे, कंडक्टर होता है। मगर जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। क्लियर हो गया ना, प्योर वाटर इंसुलेटर, नॉर्मल वाटर क्या, कंडक्टर। नॉर्मल वाटर सामान्य जल जिसमें क्या होता है, अशुद्धताएं पाई जाती हैं। जो अशुद्ध जल होगा जिसमें अशुद्धताएं पाएंगी, जिसमें इंप्योरिटीज पाई जाएंगी, वो कंडक्टर, जो प्योर होगा वह इंसुलेटर। समझ में आ गया? कोई डाउट्स है आप लोगों को इतने में? देखिएगा अब आपको एक बात पता चल गई, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहती है। तो मैंने बोला एटम के जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको अगर एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगा, भागेगा। और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में भागेगा उसकी उल्टी दिशा में क्या बहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, विद्युत बहेगी। क्लियर हो गया ना? चलिए ऐसा क्यों होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में समझेंगे। समझ में आया? कोई डाउट्स हैं? चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए भाई, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक एटम के बारे में, आई रिपीट, वो हम लोगों ने पढ़ा एटम के बारे में। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत के बारे में। देखो भाई, सबसे पहली बात कि विद्युत होता क्या है, आई रिपीट, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो मैंने आपको बताया फ्लो ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, I repeat, flow of electron in a particular direction could be defined as electricity। देखिएगा भाई, अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को मेन बातें समझ में आ गई हैं कि एटम क्या होता है, एटम की खोज किसने करी, एटम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, उनकी खोज किसने करी, और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एटम की, कौन सा फोर्स होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, अब हम बात करने वाले हैं विद्युत की। सबसे पहली बात जो हम विद्युत में पढ़ेंगे वो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि होता क्या है आखिर में, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत करंट। क्लियर हो गया, विद्युत करंट। तो मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, मैंने अभी आपको बताया था, जब भी कभी एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जब भी कभी जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल पे फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर उसको एनर्जी दी जाए तो वो अपनी स्थिति को छोड़कर भागना स्टार्ट करता है। और याद रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो, याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ध्यान से सुनना, मैं लिखा नहीं रहा हूं इसको। जब भी कोई भी आवेश एक निश्चित दिशा में चलता है, आई रिपीट, जब भी कोई एक आवेश निश्चित दिशा में चलता है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई रिपीट, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आवेश का निश्चित दिशा में चलना, और आवेश मतलब वही इलेक्ट्रॉन, निश्चित दिशा में चलना, निश्चित दिशा में चलना विद्युत करंट कहलाता है। क्लियर हो गया? आई रिपीट, फ्लो ऑफ चार्ज in a particular direction is called electric current। अब देखना, वैसे इलेक्ट्रिक करंट में कई सारी चीजें होती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब
वायर यानी कि जब हमारी तार के दोनों कोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। और कभी भी जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो होता है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी होता है। एक पॉइंट ठीक हो गया, टेक्निकल वाले ध्यान से सुन ले, मैं कह रहा हूं विभवांतर होना जरूरी होता है। जब भी कभी विद्युत को फ्लो होना होगा, तार के दोनों कोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी होता है। और याद रखेंगे कभी भी हायर पोटेंशियल यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत होता है, वह फ्लो होता है। मगर ये आपकी परीक्षाओं में नहीं आएगा, जीडी वालों में ज्यादा डिटेल में हो जा रहा है। और वो मैंने पहले बता दिया है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो विद्युत है वह उसकी उल्टी दिशा में जाएगा। आई रिपीट, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उसकी अपोजिट दिशा में जाएगी। इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट को फ्लो होगी और उसी का उल्टा होगा। ये आप लोगों को पहले से बता दिया, ये स्टेटमेंट में आएगा तो कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे हैं एक दिशा में तो उसकी उल्टी दिशा में विद्युत बहेगा, यानी कि क्या बहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बहेगी। अच्छा, अगर आपको इसका फॉर्मूला निकालना होगा, मैं बोलता हूं टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो होता है। मैंने माना क्यू चार्ज, क्यू है चार्ज, टी सेकंड में क्यू आवेश फ्लो होता है, क्यू आवेश बहता है। अगर मैं यहां से बोलूंगा कि एक सेकंड में कितना आवेश फ्लो होगा तो आप बोलेंगे क्यू बट्टा टी। आई रिपीट, यहाँ पर को टी सेकंड में अगर क्यू आवेश बहता है तो बोलूंगा अगर एक सेकंड में तो आप बोलेंगे क्यू बट्टा टी। और याद रखेंगे भाई, एक सेकंड में जो आवेश बहता है, आई रिपीट पर सेकंड में जो आवेश बहता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई रिपीट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई से दिखाते हैं क्यू बट्टा टी। इलेक्ट्रिक करंट होता है क्यू बट्टा टी। करंट की जो यूनिट होती है, करंट की जो इकाई होती है वो एम्पेयर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एम्पेयर यूनिट है। इसकी इकाई आपसे परीक्षाओं में पूछी जाएगी। आई रिपीट, इसकी इकाई आपके पेपर में आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। आई बराबर क्यू बट्टा टी। आई रिपीट, आई बराबर क्यू बट्टा टी। और अगर आपसे पूछेंगे एक एम्पेयर, अगर आपसे कभी पूछा गया एक एम्पेयर बराबर क्यू चार्ज होता है, चार्ज की इकाई होती है कुलाम्ब, टी सेकंड, कुलाम्ब पर सेकंड। एक एम्पेयर बराबर कुलाम्ब पर सेकंड। एक एम्पेयर, एम्पेयर यूनिट होती है, इकाई होती है चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत करंट की, विद्युत करंट को हम दिखाते हैं आई से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोई डाउट्स हैं? आगे बढ़ेंगे। ये था आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट। चलो, तो हमने देखी कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बहता है। इलेक्ट्रिक करंट एक पर्टिकुलर एक दिशा में चलना विद्युत कहते हैं। हमने अब को फॉर्मूला देखा, टी सेकंड में अगर क्यू आवेश बहेगा तो एक सेकंड में क्यू बट्टा टी आवेश बहेगा। एक सेकंड यानी कि आई एम्पेयर, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है, इकाई एम्पेयर होती है। और याद रखेंगे भाई, अगर पूछेगा कभी एक एम्पेयर को तो आप बोलेंगे जो क्यू होता है वो आवेश होता है, आवेश बराबर चार्ज बट्टा टी बराबर टी मतलब समय हो जाएगा, यानी कि चार्ज पर सेकंड। एक एम्पेयर बराबर होता है चार्ज पर सेकंड। अब एक और चीज यहाँ पर को आपने समझनी है, छोटी छोटी डेफिनेशन आएंगी। रेजिस्टेंस, आई रिपीट, यहाँ पर को हमने समझना है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। आई रिपीट, हम लोगों ने समझना है प्रतिरोध। होता क्या है प्रतिरोध, आपसे पूछा जाएगा रेजिस्टेंस। तो आप बोलेंगे विद्युत जब धारा यानी कि जब विद्युत बहता है, विद्युत धारा के बहने में जो रास्ते में उसके रुकावट डालता है उसी को हम अवरोध, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हो गया ना? आई रिपीट, रेजिस्टेंस कहा जाता है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल। आई रिपीट, रेजिस्टेंस आर द ऑब्स्टिकल्स which comes in the way of electric current। इलेक्ट्रिक करंट को बहने से रोकता है या उसके रास्ते में बाधा डालता है, उसे हम प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया ना? या आई सपोज इसको अवरोध भी कहते हैं। ठीक हो गया भाई? देखिएगा, दोनों का मतलब लगभग एक ही हुआ, लगभग एक ही हुआ, थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो होंगे। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस से आपके पेपर में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है। आपसे पूछेंगे इसकी इकाई, तो आप बोलेंगे ओम होती है। आई रिपीट, जो इसकी इकाई होती है, यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम। क्लियर हो गया भाई? मैंने रेजिस्टेंस को समझा दिया है। इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स, रास्ते में आने वाली रुकावटों को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल, जब विद्युत धारा बहेगी उसके रास्ते में जो रुकावटें आएंगी उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध या अवरोध। इसकी यूनिट, जो इसकी इकाई होती है, यूनिट होती है, इसकी इकाई होती है, वह ओम होती है। अब हम अगला बात करेंगे, यहीं पर से हम एक दो चीजें और पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर से हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, दो चीजें पढ़ने वाले हैं, सॉरी। एक हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी, एक हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस। ध्यान से सुनना, एक हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी और एक हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस। आई रिपीट, एक हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी और एक हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस। ध्यान से सुनेंगे, एक हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस। अच्छा, सबसे पहली बात तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी।
अंतर ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, बस शब्द का अंतर है और यूनिट का अंतर है और फॉर्मूले का अंतर है। अगर आपसे कंडक्टेंस पूछेगा तो आप बोलेंगे, आई रिपीट, अगर आपसे कंडक्टेंस बोलेगा तो ये होता है चालकत्व, आई रिपीट, ये होता है चालकत्व। और याद रखेंगे कंडक्टिविटी पूछेगा तो ये होता है चालकता, आई रिपीट, ये होता है कंडक्टेंस होता है चालकत्व, कंडक्टेंस होता है तुम्हारा चालकत्व और कंडक्टिविटी होता है तुम्हारा चालकता, आई रिपीट, कंडक्टिविटी होती है तुम्हारी चालकता। अच्छा, आपके पेपर में एक बार पूछा गया है कि भाई बताइए जो कंडक्टेंस होती है, आई रिपीट, जो कंडक्टेंस होती है इसको हम डिनोट किससे करते हैं? तो याद रखेंगे भाई कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं। और आपसे इसका फॉर्मूला पूछेगा तो आप बोलेंगे G बराबर होता है 1 रेजिस्टेंस, आई रिपीट, 1 प्रतिरोध। G कंडक्टेंस, चालकत्व का फॉर्मूला होता है 1 रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं G बराबर 1 ओम। अगर मैं इसकी इकाई निकालूंगा, मैं बस कंडक्टेंस चालकत्व की इकाई निकालना हूं, मैं इसको क्या लिखूंगा 1 ओम। और अगर ओम ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। याद रखेंगे ये हो जाएगा G बराबर ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। इसको एक और चीज कहते हैं, वो अभी बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं चालकत्व बताऊंगा। पहले बताइए कंडक्टेंस समझ में आया? जो अभी परीक्षा में आता है मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया। कंडक्टेंस, चालकत्व, इनकी डेफिनेशन हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर चालकत्व G बराबर 1 रेजिस्टेंस 1 प्रतिरोध। G बराबर प्रतिरोध, हम यूनिट निकाल लें तो रेजिस्टेंस की मैंने यहाँ पर को लिखा है यूनिट ओम। और याद रखेंगे अगर G की यूनिट पूछेगा तो वो होती है ओम इनवर्स। ध्यान से सुनना, ये यूनिट है, इकाई है। क्या है ये? इकाई। अगर सिंपल में पूछेगा G की इकाई तो G मतलब कंडक्टेंस। और मैं फिर कह रहा हूं ये पहले पूछा जा चुका है कि जो कंडक्टेंस होती है, चालकत्व होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं? अगला ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर को कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी थोड़ा सा अलग होता है भाई, आई रिपीट, कंडक्टिविटी थोड़ा सा अलग होता है। कंडक्टिविटी हो जाता है चालकत्व बराबर हो जाता है, कंडक्टिविटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 रेजिस्टिविटी, ये होता है रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया ना? आई रिपीट, अवरोधकता। क्लियर हो गया ना? ये अलग चीज हो जाती है, मगर ये आपके पेपर में नहीं आया हुआ है, ये आपके पेपर में आया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आई रिपीट, मैं इसको फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूं। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम पर मीटर, आई रिपीट, ओम पर मीटर। ठीक हो गया भाई? और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम पर मीटर इनवर्स, ओम पर मीटर इनवर्स। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो ओम इनवर्स नहीं मिला, अब मैं फिर कह रहा हूं अगर नहीं मिला, ऑप्शन में ओम नहीं मिला, आई रिपीट भाई, आई रिपीट, मैं फिर कह रहा हूं अगर ओम इनवर्स नहीं मिला तो याद रखेंगे इसी को कहा जाता है महो या सीमेंस, इसी को कहा जाता है। इसकी जो यूनिट होती है G की यूनिट बराबर, एक तो हो गया ओम इनवर्स, अगर ओम इनवर्स नहीं मिला तो इसी को कहते हैं महो या सीमेंस। क्लियर हो गया? आई रिपीट, इसी को कहते हैं महो या सीमेंस। सेम यहां भी होगा। अच्छा, ओम पर मीटर ऊपर जाएगा ओम इनवर्स पर मीटर। अब अगर मैं ओम इनवर्स को मैंने क्या लिखा है? महो या सीमेंस। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी मैं ऊपर लिख देता हूं, जो इसकी यूनिट हो जाएगी, ओम इनवर्स होता है महो, तो ये हो जाएगी महो पर मीटर, महो पर मीटर। देखो भाई बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। ठीक हो गया? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। मैं फिर कह रहा हूं ज्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में बता दिया है, आपकी परीक्षा में इतना नहीं आता है, आपके पेपर में बस ये इंपॉर्टेंट है भाई। और इसमें भी यूनिट नहीं पूछी है अभी तक, यूनिट पूछेगा तो मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन बनेगा। मगर अब तक पूछा है चालकत्व को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको याद रखना है किससे डिनोट करते हैं? G से डिनोट करते हैं। मगर G बराबर 1 अवरोध 1 रेजिस्टेंस, तो हमने रेजिस्टेंस की यूनिट लिखी, हम यहाँ यूनिट निकालने इसके बाद से नीचे को G बराबर 1 ओम, तो G बराबर ओम ऊपर आया ओम इनवर्स। हमने यहाँ पर को मैंने डायरेक्ट लिख दिया यूनिट, इकाई, यूनिट मतलब भाई इकाई। और याद रखेंगे ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को महो या सीमेंस भी बोलते हैं। फिर हम यहाँ आए कंडक्टिविटी, तो चालकता, तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 रेजिस्टिविटी। और याद रखेंगे रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ओम पर मीटर, मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ, M मतलब मीटर, 1 ओम पर मीटर। ये ऊपर जाएगा ओम इनवर्स पर मीटर आएगा। ओम इनवर्स को हमने यहाँ पर को भी लिखा हुआ महो, मैंने यहाँ पर को लिखा महो पर मीटर। ये नहीं आया हुआ है पेपर में कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी पेपर में नहीं आया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल है, सबको पता है। ये पेपर में आएगा तो मेरिट डिसाइडिंग होगा, मगर अभी तक आया नहीं हुआ है। आई रिपीट, आया नहीं हुआ है। और वो उसका भी G आया हुआ है, किससे डिनोट करते हैं? ये कुछ नहीं आया हुआ है, स्पेशल बता रहे हैं। अगर आएगा तो पेपर में कर लीजिएगा, टीचर ने बताया था। बताइए समझ में आया? कोई डाउट्स हैं?